डॉक्टर साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब भी चीन के सरकारी दौरे पर हैं, उनका ये दौरा भी कितना है? देखते हैं क्या वहाँ से खबरें आती हैं, चाइना के साथ क्या मुलाकातें होती हैं, क्या वहाँ पे मामला तय पाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है वो पहले तो मैंने आज की बात की ना कि आज ये इस मुलाकात में क्या सामने क्या मामला सामने आते हैं और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप क्या फ़ैसला करते हैं और नेतन्याहू का क्या करता है और कतर की तरफ से क्या ऐलान होता है। और ये जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आज थोड़ी देर के बाद G7 ममालिक के वज़राए ख़जाना आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। G7 वो जो कि जिसमें जो पहले G8 था, एक तो G20 है ना, उसको छोड़ दें। ये G7 वो जिसमें कनाडा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, बरतानिया और अमेरिका, और ये बना था कोई 75 में गालिबन या इसी तरह से 95 में 1975 में गालिबन बना था। 76 में फिर इसमें कनाडा आ गया था, फिर 78 में जो है वो गालिबन इसमें रशिया भी आ गया था। तो ये G8 था, ये वो है जो G8 था। तो 97 से 2014 तक, ये जो यूक्रेन की जंग तक, रशिया G8 रहा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 दफ़ा ये कहा भी कि काश ये G8 होता और G8 होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, अच्छा वो अब G7 का इजलास है। अच्छा इसमें मुल्क गौर करें आप, इसके दोबारा G7 के मुल्कों को देखें तो एक मुल्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, जापान, जो कि क्वाड का हिस्सा भी इत्तेफाक से, क्वाड जो कि वजूद ही नहीं रखता। मैंने तो क्वाड को तस्लीम ही नहीं किया कि क्वाड, पहले दिन से मैं कहता था कि ये फजूल सी एक बात है, कोई क्वाड नामी चीज़ नहीं है। और इसमें बरतानिया भी है और इसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है। ये सारे ममालिक जो हैं उनके वज़राए ख़जाना को एक पेपर ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से दिया गया हाईएस्ट लेवल पे, और वो पेपर ये है कि आप भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दें। फाइनेंशियल टाइम्स आप भारत के ऊपर 100% टैरिफ आयद करें। ये उनको पेपर्स, उनके हाथ में पेपर दे दिए, और कोई एक आध अखबार तो वो भी दिखा देंगे। 100। इससे पहले जो है रॉयटर्स, इससे पहले ये बात EU से की गई और अब G7 मुल्कों से की गई है, और आज उनका इजलास हो रहा है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से उनको ये दे दिया गया, क्योंकि उनके मुज़ाकर उन्होंने भी तो अपने अपने टैरिफ निपटाने हैं ना। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात की है, एक तो अब भारत, अभी मैं आगे तस्करा करता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात की है, वो जो ये नहीं F-35 उड़ गए और ये नेटो की जंग छिड़ने, नेटो एक्टिव हो गया और ये पोलैंड के ऊपर एक ड्रोन गिर गया। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ऐसे ही है, ये कोई गलत फहमी हुई है, पोलैंड को कुछ भी नहीं किया, रशिया कर ही नहीं सकता। और पूरे यहाँ पे फौजें तैयार जनाब, पता नहीं न्यूक्लियर वेपन आगे पीछे, हल्ला गुल्ला। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि नहीं, वो पोलैंड के वॉर्सो को मैं बात कर लूँगा डोनाल्ड टस्क से, वो ऐसे ही वो गलती से कोई एक आध ड्रोन आ गया होगा, कोई ऐसी सीरियस बात ही नहीं है। इसके ऊपर इतना रिएक्ट करने की, छोटे मोटे वाक़यात जो हैं ये होते रहते हैं। अच्छा अब आप ज़रा तसव्वुर करें 45, यानी वो पूरे F-35 तारे उड़ गए उधर से जनाब, वो जनाब पूरा यूरोप अलर्ट हो गया, हाई अलर्ट। 45 ब्लूमबर्ग, प्रेसिडेंट कहते गलती हो गई होगी ना, हो जाती है गलती। 45 ब्लूमबर्ग, ठीक है, ब्रिज में मिस्टेक, क्या हो गया? वो तो पोलैंड ने रिएक्ट किया उसके ऊपर। 46 Washington Post, Poland tells Trump that Russian drone incident wasn't a mistake, ये गलती नहीं थी। ठीक है, यानी आप जरा अंदाजा लगाएं कि वो कह रहे हैं कि जो मतलब ये ऐसे ही है, मतलब गलती हो गई और मतलब गलती है, वो इतना कुछ संजीदा लेने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, उधर एक हंगामा कोराम बपा था, और RT रशिया तो देखे ना, उन्होंने फिर इसको, ट्रम्प डिसमिसेस क्लेम्स ऑफ रशियन ड्रोन इंक्लूजन इनटू पोलैंड। तब ठंडे हो जाओ बच्चों, अपनी भी जगह बैठो, टैरिफ लगाने पे इंडिया पे गौर करो। वो सारा नेटो तो मैंने कहा ना बिल्कुल वो जो फारिग हो गया ना, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ अभी। वो पूरा जनाब उन्होंने अपने थार्ड वार्ड ये वो सारे पता नहीं कौन कौन से सिस्टम्स अलर्ट कर दिए,
रशिया जनाब, उधर वो एक्सरसाइजेज हो रही हैं बेलारूस और रशिया की, उन्होंने सारा अपना सिस्टम कुछ नहीं बोलती हुई प्यूटिन ऐसे कोई एक आध कोई आ गया होगा, कुछ नहीं हो रहा, ठंडे हो जाओ। सही। अच्छा, एक तो ये मामला। दूसरा, जो नेपाल की सूरत हाल है जी। वो पेचीदा हो गई है मजीद। और पेचीदा क्या हो गई है, आप यूं समझें कि एक भारत, हमारा तो काम है मशवरा दें, पड़ोसी हमारे, और ये ध्यान में रखें कि भारत जो है इस वक्त उसको बहुत सोच समझ के, क्योंकि उनकी जो जेन-ज़ी के जो पूरे जो इनकलाबियों के जो रहनुमा थे जिन्होंने धड़ा तख्ता कर दिया है सारा का सारा, और जिनका मैंने हमने कल भी जिक्र किया था, बलिंद्रा शाह या वो जो खटमंडो के जो मेयर भी रहे, मेयर भी हैं अभी भी, और नौजवानों में बड़े पॉपुलर हैं क्योंकि वो रैप सिंगिंग और करप्शन, उनके जो सारे गाने वगैरह हैं ना वो एंटी करप्शन और एंटी एलीट, ये उनका इसलिए वो पॉपुलर हुए हैं नौजवानों में, कि ये जो नेपाल की बदमाशी है जो कि दौड़ गई, भाग गई, कुछ पकड़ी गई, कुछ मारी गई, कुछ भागते हुए पकड़ी गई, मारी गई, तो वो बदमाशी के खिलाफ चूंकि उन्होंने वहाँ पे तहरीक उठाई तो धड़ा तख्ता हो गया सबका। अब जनाब वहाँ पर ये हुआ कि कल वो नाम आ गया दूसरा कि ये पीछे हट गए हैं थोड़े से, और ये वही हैं जिन्होंने ग्रेटर नेपाल का लगाया था, मैप वगैरह पूरा बनाया था, और ये बहुत इनका एक व्यू बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि ये बिल्कुल ये इलाके जो हैं ग्रेटर नेपाल के। तो कल एक नाम आ गया था वो कुलमन जयसिंह का, कुलमन जयसिंह का नाम आ गया था, जो कि नेपाल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के सरबरा, और जो जिनके बारे में भारत में ये था कि वो जो है वो ज़रा भारतीय मीडिया ही कह रहा था, वो कह रहे थे कि हम जो है वो उनके साथ हैं, ठीक है। लेकिन पिछले 24 घंटों में ये हुआ है कि वो जितने नौजवान थे उनके अंदर इस बात पे जो है वो इख्तलाफ पैदा हो गया कि ये जो साहब हैं कुलमन जयसिंह, इनको किस चक्कर में बनाए, ये तो इंडिया के लिए, ये तो इंडिया का मीडिया जो है इसमें खुशियाँ मना रहा है, तो उनका नाम विड्रॉ हो गया, सही, उनका नाम रेस से गायब हो गया। और दोबारा जो सुशीला कर्की हैं, साबिक चीफ जस्टिस उनकी सुप्रीम कोर्ट की, वो उनके ऊपर सब सारे नौजवानों का इत्तेफाक हो गया कि वही जो जिनका नाम असल में बलिंद्रा शाह ने रिकमेंड किया था सबसे पहले, वो जो है वो अगली अबूरी वज़ीर आज़म होंगी। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं उन नौजवानों के, सदर उनके मौजूद हैं अभी, और उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो आर्मी चीफ के जो मुज़ाकरात हैं वो नौजवानों से हो रहे हैं, और नौजवान अपनी जो कंडीशंस हैं वो उन्होंने 2 कंडीशंस रखी हैं। एक तो ये कि ये अबूरी वज़ीर आज़म होंगी, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट को सरकारी तौर पर डिज़ोल्व करके और आइन अरसर नौ लिखा जाएगा नेपाल का। अच्छा, अब ये जो है ये आप जहन में रखें कि अगर ये फैसला हो जाता है इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक, ये अगर फैसला हो जाता है तो आज किसी भी वक्त, अभी इस गुफ्तगू के होने तक जो है वो वहाँ पे मुज़ाकरा जारी हैं, ये तो आज वो हलफ उठा लेंगी अबूरी वज़ीर आज़म का, आज ही रात को वो हलफ उठा लेंगी, क्योंकि कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पूरे उस पूरे ज़रा पूरा ख़ित्ता हिला हुआ है कि वहाँ कोई सिस्टम कोई सेटअप ही नहीं है, और आज वो टूरिस्ट जा रहे थे उनके ऊपर अटैक हुआ है काफ़ी ज़्यादा। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका वो 2 साल 4 माह पता नहीं कितने दिन के बाद वो कल मणिपुर जा रहे हैं। जब से मणिपुर में तशद्दुद शुरू हुआ है उसके कोई 2 साल 4 महीने और कुछ दिनों के बाद वो पहली दफ़ा मणिपुर, मिज़ोरम, आसाम, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें से कुछ रियासतों का वो पहली दफ़ा वहाँ जा रहे हैं आप। और ये जब ये हुआ था सारा वाक़या, तो मैं उसको समझ नहीं पाता था कि
इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ क्यों नहीं जा रहे? क्या वजह है जो वहाँ नहीं जा रहे? या गवर्नर रूल लगा के सिक्योरिटी वो बढ़ता गया। मैं बिल्कुल बात चीज़ें समझ नहीं आती ना, जिद पकड़ लेता ना, नहीं अब जा रहे हैं मणिपुर 2 साल। यानी ये देखें ना, कुछ चीज़ें तो आपको फौरन संभालनी चाहिए ना। सिक्योरिटी का मसला है, कबाइल लड़ रहे हैं आपस में, अब जाएं बिठाएं, कोई पंचायत करें, उनको ठंडा करा के रखें पेश। उसके बाद बांग्लादेश में भी चेंज आ गया, उसके बाद वो 7 सिस्टर्स पूरी दुनिया में गूंज रही हैं, फिर वो, और अब नेपाल आ गया, अब वो मणिपुर जा रहे हैं। वो मुरीन न्याजी मरूम का शेर है ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं जी। और ये जो नेपाल में हुआ है इसके ऊपर भी तो एक है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जी। तो अब ये बात जो है, ये जो कुछ नेपाल में हुआ है, तो अब नेपाल में वो वज़ीर आज़म आके, और देखें मुझे नहीं पता कौन, ये किसकी थ्योरी थी, क्या थी, 2 फ्रंट 2.5 फ्रंट, और इस तरह की बातें जो है ना वो करनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त तो हमारा पड़ोसी है, और जाहिर है कि पूरा ख़ित्ता में तो भारत की जो बॉर्डर्स हैं, तो अगर हम भारत के लैंड बॉर्डर्स को देखें, तो अगर हम ये मैप दिखा सकें, तो भारत की जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो तो देखें ना, जिन मुल्कों के साथ मिलते हैं, तो वो मुल्क जो हैं वो तो आप ज़रा देखें ना, कौन कौन से मुल्क हैं जिनके साथ उनके लैंड बॉर्डर मिलते हैं भारत के। जी। पाकिस्तान, जी। चाइना, जी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और 7 सिस्टर्स को लें तो म्यांमार, इनके साथ लैंड बॉर्डर्स हैं। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। अब मुझे बता, और समुद्री अगर उसमें ले लें तो फिर वो म्यांमार और बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, और पाकिस्तान के साथ भी समुद्री तो मिलती हैं बॉर्डर। मैं लैंड बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ। और फिर जो है वो श्रीलंका नीचे, तो उनके साथ, और फिर मालदीव नीचे दूर है, लेकिन अभी तो लैंड बॉर्डर। तो मुझे ये बताएं, मैं तो सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि ये इस्तेलाह उनकी तरफ से निकली है। ये कितने फ्रंट वॉर होगी? वो कहते हैं ना इसको, वो 2 फ्रंट 2 एंड, ये कितने फ्रंट हो? अल्लाह ना करे कभी यहाँ इस खत्ते में जंग हो इस तरह की। लेकिन ज़रा उनके स्ट्रेटेजिक जो थिंकर्स हैं, बाकी लोग हैं, मुझे इस नक्शे को देख के बताएं कि कितने फ्रंट वॉर होगी। और वो एंड हाफ कहते थे कि अंदर जो हमारे लोग हैं उनको एंड हाफ रखते थे ना, वो उसमें मतलब है कि फिर वो अंदर जो उनके तरीके हैं, और ये और नौजवान और लिबरल्स और जो आरएसएस के अगेंस्ट हैं, और सारे जो आवाज़ उठाते हैं, उनको उन्होंने रखा होता है एंड हाफ। तो ये तो कितने 6 हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए, कितने फ्रंट? ये तो देखें, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, वो दुनिया की तब्दील हो रही है, मुल्कों की भी तब्दील हो रही है। कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन से, पहले तो मुझे वो शख्स, मैं जरा कल बताऊंगा वो कौन आदमी था जिसने 2.5 फ्रंट की थ्योरी पेश की थी कि भारत की अगली जंग जो है ये पहले उन्होंने कहा 2 फ्रंट होगी, फिर उसके बाद 2.5 फ्रंट होगी, अब तो फ्रंट, अब ये कैसा है, ये क्या है, क्या कौन सा पड़ोसी, म्यांमार, बांग्लादेश, भाई नेपाल, वो अननोन्स, यानी अननोन, ठीक है ना। वो उनके जो आर्मी चीफ है वो नौजवानों की क़यादत नाम दे रही है कि ये वज़ीर आज़म नहीं होंगे, ये होंगे, और आइन तोड़ेंगे, आइन नया बनेगा। अच्छा, अब बात ये है, और चिकन नेक के दरमियान में रक्स से बिस्मिल, वो परिंदा मरा हुआ जो तड़प रहा होता है मरने से पहले, वो जो उसका जो रक्स है। अच्छा, तो बात ये है कि उसको ज़िबा कर दिया जाता, बड़ा एक तकलीफ दिया, लेकिन पता नहीं ज़हन में क्यों आ गया तो चिकन नेक का सुन के। इशू ये है कि इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बाहर अरसर नौ दोबारा नेपाल जो है, मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाक़यात, देखें वही है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इसके ये इवेंट्स डेवलप हो रहे होंगे ना, क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, तो सफारत खाने, इंटेलिजेंस, ये क्या रिपोर्ट, ये नेपाल में आपका ख्याल से रिसर्च एनालिसिस विंग नहीं था? नेपाल में नहीं था तो फिर कहीं भी नहीं था पूरी दुनिया में।
मुझे बताएं कि वहां से कोई असेसमेंट रिपोर्ट आ रही थी या नहीं आ रही थी कि ऐसे होने जा रहा है, ऐसे होने जा